हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज का टॉपिक है दाब आयतन आरेख और कार्य। तो सबसे पहले हम दाब आयतन के ग्राफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद चक्रीय प्रोसेस में कार्य जानेंगे और उसके बाद कार्य फलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का दाब आयतन आरेख। तो फर्स्ट दाब आयतन आरेख। तो दाब आयतन आरेख में बेसिकली हम दाब और आयतन के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। किसी प्रोसेस में के दौरान हुए अवस्था परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। उष्मागतिकी का समय परिवर्तन के लिए जो दाब और आयतन पर निर्भर करते हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये दाब तथा इस एक्स एक्सिस को हम भी या आयतन से डिनोट करते हैं तथा इनके बीच ग्राफ बनाते हैं जिसे हम दाब आयतन ग्राफ कहते हैं। तथा कोई भी प्रोसेस में किया गया कार्य होता है वो दाब और आयतन के बीच बने बंद वक्र, इस एक्सिस और इनके बीच बने बंद वक्र के बराबर होता है। तो यही दाब आयतन आरेख की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन्हीं के द्वारा हम कार्य का भी पता गणना कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोसेस ले लेते हैं। जब हमारा दाब नियत हो यह समदाबी नियत हो, इस स्थिति में हमारा पीक तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन V1 से V2 तक उसका आयतन परिवर्तन होगा और कार्य हमारा किसके बराबर होता है? W = P × del V, यह समाकलन dV। तो इस कंडीशन में हमारा ये V2 से V1 तक जाएगा, जो यहाँ से यहाँ, और ये इस तरह इस नियत दाब के लिए किए गए प्रोसेस में या समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य उससे घिरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किया गया कार्य, ये दाब कांस्टेंट और इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये एक आयत बना रहे और इससे घिरा क्षेत्रफल कार्य के बराबर होगा। सेकेंड प्रोसेस हमारा, जब हमारा दाब परिवर्ती, तब यहाँ पे हमारा जो वक्र बनेगा वो, यानी कि ग्राफ बनेगा वो वक्र होगा। तो इस कंडीशन में हम P हमारा वेरिएबल होता है। इस कंडीशन में हम किसी पॉइंट को लेते हैं और उसके दो क्लोजेस को लेते हैं जो एकदम बहुत ही क्लोज हो मान लेते हैं और उनके बीच क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक एरिया के लिए हम अलग अलग करके क्षेत्रफल निकालते हैं, उनका सम कर देते हैं या समाकलन कर देते हैं, जिससे हमें परिवर्ती दाब क्षेत्र में कार्य की प्राप्ति हो जाती है। थर्ड आता है हमें हमारा, जब आयतन नियत हो, जब हमारा सम आयतनी प्रोसेस होगा या आयतन नियत होगा तो वहाँ पे हमें किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? एक खड़ी लकीर, यहाँ से P से P, यहाँ से ये P से यहाँ P तक चेंज हो रहा है, P1 to P2, लेकिन हमारा आयतन क्या है? कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में del V कितना मान होगा? इसके लिए 0, और हमारा कार्य का मान भी हो जाएगा 0। तो यही दाब आयतन के बीच ग्राफ है और इससे हम कार्य कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में था। अब हम जानते हैं चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। चक्रीय
प्रक्रम में किए गए कार्य मान लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। कोई प्रोसेस है या मार्ग है A0B, कोई प्रोसेस ए बी। अब यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, AOB इतने के बराबर होगा। अब B से हम दूसरे अन्य प्रोसेस के थ्रू A पे वापस आ रहे हैं, तब हमारा कार्य होगा WBA। अब इस कार्य हमने इस टॉपिक वाले से जाना कि ये घिरे हुए इस x एक्सिस तथा इस वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर, एरिया के क्षेत्रफल के बराबर होता है किया गया कार्य। तो फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ से CD इसको ले लेते हैं। तो पहले प्रोसेस के लिए हमारा किया गया कार्य कितना होगा, AOB DC, इससे घिरा क्षेत्रफल। और दूसरे मार्ग या प्रक्रम द्वारा वापस आने में किया गया कार्य कितना होगा, ये होगा B, इसको P ले लेते हैं, PA BOPCD, यानी कि इस वाले एरिया के लिए। फर्स्ट हम यहाँ से यहाँ तक के ले लिए, सेकंड हम यहाँ से यहाँ तक के ले लिए। अब इन दोनों को में माइनस होगा तो ये एरिया कितना बचा, एरिया बचा बंद। अतः जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें किया गया कार्य बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये जो हमारा बंद एरिया का वक्र बन रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर हमारा चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य होता है, तथा इसकी गणना हम समाकलन द्वारा कर सकते हैं। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे या फिज़िक्स का टॉपिक है तो सभी को मैथ्स आता ही होगा। और हम मैथ्स में एरिया निकालते हैं किसी वक्र के बीच या किन्हीं वक्रों के बीच का एरिया, तो उस विधि से हम इस एरिया को निकाल लेते हैं चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को। अब हमारा थर्ड टॉपिक, आज का थर्ड टॉपिक है, यह है आज का थर्ड टॉपिक है कार्य मार्गफलन है। तो कार्य हमारा वर्क उष्मागति में जो कार्य होता है वो मार्गफलन है, अर्थात मार्ग के ऊपर डिपेंड करता है। पथ फंक्शन, इसे हम इंग्लिश में पथ फंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जा रहा है तो ये अलग कर रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है तो अलग। हम जनरली इसे हम मार्ग फलन करते हैं। अगर ये इस बिंदु से यहाँ आ जाता तो अलग करता है, ये यहाँ से जा रहा है तो अलग। अर्थात अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉइंट है A और कोई पॉइंट है B। अब मैं प्रक्रम A2, प्रक्रम A3 तथा प्रक्रम A4, तो इन सब में कौन सा प्रक्रम से सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, A से, A2 से, उसके बाद A3 से, उसके बाद A4 से सबसे न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यहाँ से A से B अवस्था में जाने के लिए। तो ये हमारा कार्य मार्गफलन है, क्योंकि ये बिंदुओं पर ना निर्भर होके पथ पे निर्भर हो रहा है कि वो कौन से मार्ग से जा रहे हैं, अतः ये मार्गफलन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दें कि आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो धन्यवाद।